ब्रेक से पहले मुख्तलिफ सेक्टर्स की टैक्सेशन पर हम डिस्कशन कर रहे थे। ज़िशान मर्चेंट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, टैक्स एक्सपर्ट हैं। ज़िशान साहब, जिस तरह का टैक्सेशन का फार्मूला अब तक सामने आया है, कुछ जो उसके खदोखाल हैं, अब एक्सपोर्टर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि 1% से ऑल ऑफ अ सडन 29% टैक्सेशन की जाएगी। ये ब्लो बैक नहीं होगा इसका? ये ग्रेजुअल नहीं होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये एक्सपोर्टर्स जो एक वाहिद तबका था इस वक्त जो फाइनल टैक्स रिजीम में मौजूद था। बाकी तो सारे सेक्टर्स को जो है वो नॉर्मल टैक्स या नॉर्मल टैक्स के साथ साथ उनकी टैक्सेशन मिनिमम कर दी गई थी। इंपोर्टर्स की भी आज से 3 साल पहले जो है टैक्सेशन मिनिमम कर दी गया था। इस साल जो है एक्सपोर्टर्स को जो है वो इंस्टेड ऑफ मिनिमम करने की, जिनकी बातें सुन रहे थे हम, मिनिमम की जगह उन्हें नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले गए। यानी अब अगर उनका जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी, जो भी उनकी इनकम होगी उसकी बेस पे उन्हें जो है टैक्स देना होगा। अब इसमें होगा ये कि जो एक्सपोर्टर आज से पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट जमा नहीं करवाते थे, अब उनको जो है नॉर्मल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अकाउंट्स बना के जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में अपने प्रॉफिट एंड लॉस भर के जो भी इनकम बनेगी उस पर उन्हें नॉर्मल टैक्स देना होगा। एक्सपोर्टर्स का हमेशा से बयान ये था कि वो चूंकि एक्सपोर्ट प्रोसीड पे 1% टैक्स देते थे तो उनके हिसाब से ये तकरीबन 22% तो था ही। अब देखना यह है कि ये जो 29% टैक्स किया गया है ये कॉरपोरेट के साथ साथ इंडिविजुअल का भी और या पार्टनरशिप फर्म्स का भी यही रेट है, या इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म का रेट जो है जो 35% या आप सुन रहे हैं 45% हो गया, वो हो गया। तो उसके हिसाब से तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए अगर ये हो गया है कि 35% इनकम टैक्स, 10% सुपर टैक्स, 45% ये हो गया, 2% WWF, 47% हो गया, 5% वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, तो 52% टैक्स हो जाएगा एक्सपोर्टर्स के ऊपर। तो ये मैं समझता हूं कि न सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए एक प्रॉब्लम होगा, लेकिन जबकि आप अपना हदफ रख रहे हैं अगले साल का कि 30 से 32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट, 29 से 32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं समझता हूं कि ये एक्सपोर्ट कम्युनिटी इसको बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं लेगी। बट अदरवाइज ये देखा जाता है कि एक्सपोर्टर्स जो है वो अदरवाइज बहुत पैसे बनाते हैं और उन्होंने अपने बिजनेसेस काफ़ी ग्रो किए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो छूट किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जो ज़्यादा कमाए उसे ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे अगर वो इंडिविजुअल है तो इतना कमाता है उसको टैक्स देना चाहिए। यकीनन एक्सपोर्ट कम्युनिटी के लिए ये तशवीश के बाद ज़रूर होगी। निशान साहब, इसके अलावा एक और जो हम भी अभी बहस कर रहे थे वो रियल इस्टेट के हवाले से है। अब कैपिटल गेन जो उस पर है वो 15% फाइलर के लिए, 45% नॉन फाइलर के लिए, तो उससे बहुत से लोग ये इजहार कर रहे हैं कि ये सेक्टर फिर बिल्कुल जो टेक ऑफ स्टेज पर था पहले और ग्रो कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा इसके बाद। ये जस्टिफाइड है या आपको लगता है कि ज़्यादा है? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर के पीछे तो पिछले कई अरसे से कोशिशें की जा रही है कि उसको टैक्सेशन उसका बढ़ा दिया जाए। टैक्स पहले भी 10% और 15% के दरमियान था ही, लेकिन अब उसको इररिस्पेक्टिव होल्डिंग पीरियड के जो पहले 0% और कुछ स्लैब्स प्रोडक्टिव स्लैब से उसको ख़त्म करके 15% कर दिया गया। नॉन फाइलर के लिए यकीनन उसका टैक्स रेट बहुत बढ़ा दिया गया कैपिटल गेंस का। वो मेरे हिसाब से एक तरीके से जस्टिफाइड है। जो टैक्स नहीं दे रहा, सिस्टम में नहीं है, उसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला आ सकता है, वो ये आ सकता है कि जो फॉर इंस्टेंस अगर जिसके ऊपर टैक्स रिटर्न फाइल करने की अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वो भी आज नॉन फाइलर तस्वुर होता है। तो सवाल ये है कि उसके ऊपर क्या होगा। हो ये रहा है कि इस वक्त परचेज और सेल के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स था उसको भी लिमिट वाइज बढ़ा दिया गया है। 5 करोड़ रुपए तक 3%, 5 से 10 करोड़ तक 3.5% और 10 करोड़ से ऊपर 4% विदहोल्डिंग टैक्स कर दिया गया है और कैपिटल गेन्स टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स का जो टैक्स रेट है डिविडेंड पे वो भी बढ़ा दिया गया है। तो इस वक्त देखा ये जा रहा है, हम ये समझते थे और हमारी तो एक विश समझिए कि वो ये थी कि गवर्नमेंट नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट को ही खत्म करती, लेकिन नॉन फाइलर को तो चूंकि अब हमने ये तस्लीम कर लिया है कि नॉन फाइलर एक कम्युनिटी है और उससे हम नाकाम है टैक्स लेने के लिए, तो अब हम उसको इस तरीके से इनडायरेक्टली उसका टैक्स बढ़ा दें। मेरे हिसाब से ये अच्छे पॉजिटिव सिग्नल नहीं जाते। ये एक तरीके से गवर्नमेंट की नहीं, तो वो जो सिम बंद कर रहे थे उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा? वो नॉन फाइलर को सिस्टम में नहीं ले पा रही। सिम जो बंद कर रहे थे उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या?
सिम बंद कर रहे थे, अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो नॉन फाइलर्स है उनको आप पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाने देंगे। मैंने अभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिम बंद करने से यकीनन फर्क पड़ेगा। आप किसी का ट्रैवल मूवमेंट बंद कर देंगे तो जरूर यकीनन फर्क पड़ेगा। अब अगर कोई नॉन फाइलर है और वो बाहर इलाज के लिए जाना चाहते हैं और आप उसको इलाज के लिए नहीं जाने देंगे, यकीनन फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नॉन फाइलर्स को सिस्टम में नहीं ला पा रहे, जबकि हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये तो हमारा गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो नॉन फाइलर्स को सिस्टम में नहीं ला पा रहे। तो ये चीज को चाहिए जाएगा कि हम उनको टैक्स बेस बढ़ाएं, उनको टैक्स सिस्टम में लेके, मतलब उन्हें मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा। आपका आर्गुमेंट का क्रक्स ये है। आतिफ साहब, आप भी इस पर अपना टेक दीजिएगा कि ये जो एक्सपोर्टर्स के हवाले से बात की जा रही है, अब जिस तरह से ज़ीशान साहब भी कह रहे हैं पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन ये टैक्सेशन अगर नॉर्मल रेंज में उनके साथ होने लगी तो उसका फिर क्या रिस्पॉन्स होगा, आपको क्या लगता है? एक्सपोर्ट और हमारी कम हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत कम है एक्सपोर्ट, हम compete नहीं कर पा रहे, और ग्रेजुअली करना चाहिए था, ठीक है, आई एग्री, पर एकदम इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टैक्सेशन सैलरी क्लास पर भी तो हो रही है ना। वो आर्ग्यूमेंट यही होता है कि फिर सारा टैक्स तनख्वाहदार तबके नहीं देना है और किसी ने नहीं देना पाकिस्तान में। नहीं, तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये भी अब ये कैसे कंसिडर होंगे? ये भी नॉन फाइलर हो जाएंगे, और ये तो एक क्लॉज है ना, इसमें इशू तो है। चलें, वो तो रेमिटेंस भेज रहे हैं ना फिर भी। हाँ, देखते हैं, अभी ये चीजें जरा कल तक परसों तक ठीक आएंगी सामने, सारा कुछ होगा तो मेरा ख्याल चीजें ज्यादा अच्छी डिफाइन हो सकेंगी। और जो टेक्सटाइल सेक्टर का आपको लगता है 18% इंक्रीज़ है, ये इसके अलावा जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हर कोई रेजिस्ट करता है इस सारी टैक्सेशन को, तो गवर्नमेंट फिर इम्प्लीमेंट कैसे करेगी अपने इस इकनॉमिक एजेंडा को? क्योंकि चैलेंज पहले भी ये रहा है, बहुत से पहले भी FBR के चेयरपर्सन आ चुके हैं जो कहते हैं कि जो हम प्लान लेकर आते हैं, फॉर्मूला लेकर आते हैं, इम्प्लीमेंट कराने की रेट ही मौजूद नहीं होती। नहीं, इकोनॉमी की पोजीशन ऐसी है कि हम सबको चाहिए कोऑपरेट करें, और टैक्स हर बंदे का फर्ज है, टैक्स देना चाहिए। सही, ठीक है, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद खालिद साहब से, अली साहब से मज़ीद जो सैलरी क्लास के बारे में और एग्रीकल्चर की जो रिफॉर्म्स हैं जो कि करनी पड़ेंगी अगर ज़राअत के शोबे को हमने मॉडर्नाइज़ करना है, इस पर गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बजट के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। एग्रीकल्चरल सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह से आज वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि 24% जो इकॉनमी है वो इस पर मुनहसर है। खालिद साहब, आप जो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे, अब आज जो तकरीर हुई उसका भी ये हिस्सा है, मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें ये कहा गया कि 2022 में शहबाज शरीफ साहब ने जो पॉलिसी अनाउंस की थी, मार्कअप एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर फार्म मैकेनाइजेशन, इसके तहत वो 5 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं, और इसमें ज़राअत, लाइफ स्टॉक, माही परवरी के हवाले से ज़र मुबादला कमाने के वो कह रहे हैं बहुत बड़े मौक़े हैं किसानों के लिए। इस पर क्या